नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जिसमें महत्वाकांक्षा है, ग्लैमर है और एक बहुत ही शानदार पतन है। ये कहानी है उस शख्स की जिसे कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था और कैसे उसका 9,000 करोड़ का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आगे इस कहानी में इतने चौंकाने वाले मोड़ हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। तो अगर विजय माल्या जैसे किरदारों के उठने और गिरने की ऐसी ही दिलचस्प कहानियों में दिलचस्पी है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल बीच से। तारीख है 2 मार्च 2016, जगह दिल्ली एयरपोर्ट और वक्त रात के करीब 11:30 बजे। माहौल में जानते हैं एक अजीब सी, एक बेचैन करने वाली खामोशी थी। जेट के अंदर एक आदमी अपनी सीट पर बैठा था, शायद चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए हुए। ये कोई और नहीं, विजय माल्या थे। और फिर अचानक जेट की लाइटें बंद होती हैं और प्लेन अंधेरे में उड़ान भर लेता है। माल्या ने शायद आखिरी बार भारत की तरफ देखा, ये जानते हुए कि वो अब वापस नहीं आ पाएंगे। पर सवाल ये है कि ये नौबत आई कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उस रात से बहुत पीछे जाना होगा। हमें उस आदमी को समझना होगा जो अपने सपनों को, अपनी जिद को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता था। तो चलिए शुरू करते हैं विजय माल्या के शुरुआती दिनों से। विजय माल्या कह सकते हैं मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। पिता एक बहुत बड़े उद्योगपति थे और सिर्फ 28 साल की उम्र में माल्या को एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिल गया। लेकिन उनके लिए ये काफी नहीं था। साल 2003 में अपने प्राइवेट जेट में बैठे-बैठे उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जो भारत के एविएशन सेक्टर को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जब उनके सलाहकारों ने उन्हें चेताया, कहा कि एयरलाइन इंडस्ट्री तो पैसे डुबाने वाला एक कब्रिस्तान है, तो माल्या ने बड़े गुरूर से जवाब दिया, जिनको बिजनेस करना नहीं आता वही फेल होते हैं, मैं अलग हूं। उन्हें शायद तब ये नहीं पता था कि यही आत्मविश्वास उनके पतन का पहला कदम बनेगा। और इसी आत्मविश्वास के दम पर माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की और देखते ही देखते वो किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से पूरे देश में मशहूर हो गए। चलिए देखते हैं कि ये साम्राज्य आखिर बना कैसे। देखिए, किंगफिशर सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, वो एक क्रांति थी। माल्या ने भारत के मिडिल क्लास को एक ऐसा सपना बेचा था जो पहले पहुंच से बिल्कुल बाहर था। सोचिए, 5 स्टार होटल जैसा एक्सपीरियंस, लेकिन हवाई जहाज में, और वो भी कम दाम में। हर सीट पर अपना पर्सनल टीवी, शानदार खाना, लाजवाब सर्विस। इसने सचमुच लाखों भारतीयों के लिए पहली बार आसमान के दरवाजे खोल दिए थे। और नतीजा, 2008 तक फोर्ब्स ने उनकी नेटवर्थ का अंदाजा लगाया 17,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। माल्या उस वक्त कामयाबी के शिखर पर थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। उनकी लाइफस्टाइल किसी महाराजा से कम नहीं थी। 250 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में आलीशान घर, प्राइवेट जेट्स, एक फॉर्मूला 1 टीम, एक IPL टीम और ऐसी पार्टियां जिनकी चर्चा पूरे देश में होती थीं। वो सचमुच में किंग ऑफ गुड टाइम्स वाली जिंदगी जी रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ बहुत ज्यादा चमकदार दिखे तो कहीं ना कहीं अंधेरा भी होता है। इस विशाल साम्राज्य की नींव में दरारें पड़ने लगी थीं, जिन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। आप सोचिए, बाहर से सब कुछ कितना शानदार दिख रहा था, लेकिन अंदर कंपनी खोखली हो रही थी। एक क्लर्क ने हिसाब लगाया कि एयरलाइन हर एक टिकट पर, हर पैसेंजर पर 2,000 रुपए का घाटा उठा रही थी। जब उसने ये बात ऊपर बताई तो उसे चुप करा दिया गया। माल्या की नजर में तो बस एक ही चीज थी, विस्तार, विस्तार और विस्तार, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और इसके बाद तो गलतियों की एक पूरी झड़ी लग गई। 2007 में माल्या ने घाटे में चल रही एयर डेक्कन को खरीद लिया। फिर आया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसने तेल की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। और 2010 तक मीडिया में खबरें आने लगीं कि किंगफिशर पर 7,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज है। अब यहां से कहानी की रफ्तार तेज हो जाती है। चेतावनी के सारे संकेतों को नजरअंदाज करने के बाद किंगफिशर साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, बहुत तेजी से और बहुत ही विनाशकारी तरीके से। ये सब एक चेन रिएक्शन की तरह हुआ। बैंकों ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली तो वो हड़ताल पर चले गए, तेल कंपनियों ने उधार में ईंधन देना बंद कर दिया, और आखिर में सरकार ने 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस ही रद्द कर दिया। माल्या का सपना अब टूटकर बिखर रहा था।
फरवरी 2016 में बैंकों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि बैंकों का मानना था कि माल्या के पास पैसे चुकाने की क्षमता है, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे थे। बस यही वो मोड़ था जिसने उन्हें कारोबारी से भगोड़ा बना दिया। और यहीं से हम कहानी के अंत में आते हैं, जो हमें वापस उसी रात दिल्ली एयरपोर्ट पर ले जाता है। अब हम देखेंगे इस पतन के नतीजे क्या हुए और इससे हमें क्या सबक मिलते हैं। और आखिर में जो आंकड़ा सामने आया वो था 9,000 करोड़ रुपए। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पैसा था आम लोगों का, हम सबका पैसा। बैंकों में जमा हमारी मेहनत की कमाई, वो पैसा जो स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों पर खर्च होना था। मतलब माल्या के सपनों की कीमत पूरा देश चुका रहा था। इस वित्तीय नुकसान का एक मानवीय पहलू भी था, जो बहुत दर्दनाक था। किंगफिशर के 7,000 से ज्यादा कर्मचारी रातों रात बेरोजगार हो गए। कई लोगों को तो महीनों तक सैलरी ही नहीं मिली थी। एक सीनियर इंजीनियर ने उस वक्त मीडिया को बताया था, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे बचाए थे, अब सब कुछ खत्म हो गया। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? पहली बात तो ये कि कर्ज लेकर आंखें बंद करके बिजनेस फैलाना कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरी बात कि मुश्किलों से भागना कोई हल नहीं होता। और शायद बैंकों के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि सिर्फ बड़े नाम देखकर लोन नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी पूरी और सख्त जांच करनी चाहिए। तो एक राजा, अब एक भगोड़ा है। विजय माल्या की कहानी तो शायद अपने अंजाम तक पहुंच रही है, पर असली सवाल अभी भी वही है, क्या वो सिस्टम बदला है जिसने एक आदमी को जनता के पैसों से इतना बड़ा जुआ खेलने की इजाजत दी, या फिर हम बस किसी और किंग के गिरने का इंतजार कर रहे हैं? इस पर सोचने की जरूरत है।